Next question, page 74. Name types of simple tissue. Simple tissues के नाम बताओ. कौन कौन से simple tissues होते हैं? That is, simple का मतलब है simple permanent tissue. So these are parenchyma, collenchyma और यही बताना है. Now, parenchyma, collenchyma और parenchyma. These are the simple tissue. आगे देखिए. Where is the apical meristem found? So apical, बोलो, apical stem is found at tip of root and shoot. Which tissue make up the husk of coconut? That is parenchyma makes the husk of coconut. What are the constituents of phloem? So phloem consists of 4 types of cells. Of constituents. ठीक है. So 4 type of elements हैं. 4 ही लिखा, 5 लिखा है. 5 लिखा है. 5 types of cells. सही है. 5 types of seed cells, seed tube, seed cell, seed tube. कंपेनियन सेल है ना सर? सीव, जो मैं सीव प्लेट कह रहा हूँ, इनको ये लोग क्या कह रहे हैं? सीव सेल. और फिर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, that is parenchyma and phloem parenchyma. और क्या है? फ्लोएम फाइबर्स. That is phloem fiber. Now, animal tissue. Animal tissue देखें. So, animals are complex. जो एनिमल होते हैं are complex organism. Than plants. Animals have organ and organ system. प्लांट में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है. तो छोटा मोटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसके अलावा कुछ नहीं. सो एनिमल्स हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. 2 चीज़ें होती हैं उनमें. ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होता है. सो एनिमल्स हैव organ and organ systems. Animals can locomote. हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं. एनिमल चल फिर सकते हैं. तो एनिमल कैन लोकोमोट. इसलिए जो टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स आर मोर एक्सटेंसिव. ये बहुत ज़्यादा बंटवारा है. उसमें सिंपल था तो इसलिए इसमें अलग. सो एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. लोकोमोट का मतलब होता है कैन मूव. इसलिए सो एनिमल्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू देन प्लांट्स.
देखिए इनमें 4 तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। क्या अनुष्का आप मुझे बताएंगे कि एनिमल में कौन से 4 तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं? दैट इज एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। सब पता रहता है। मस्कुलर टिश्यू इतना कैसे पता है? और नर्वस सिस्टम। ठीक, 4 तरीके के टिश्यू। दैट इज एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन को बनाते हैं। किसी भी चीज़ की ऑर्गन की पैकिंग करनी है तो कौन पैकिंग कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू किसके लिए होते हैं बताइए? फॉर पैकिंग। किसी चीज़ की पैकिंग करनी होगी तो इससे पैकिंग। कनेक्टिव टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट, जैसे ब्लड। और इसका एग्जांपल स्किन हो जाएगा, तो इट इज फॉर ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू किस काम में आता है? मस्कुलर टिश्यू क्या? फॉर अप्लाइंग फोर्स। ये क्या काम करता है? फॉर अप्लाइंग फोर्स। और नर्वस टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल्स, मैसेज। ये फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू करेगा, और जबकि ये क्या करेगा? मैसेज का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने तरीके के हो सकते हैं। दैट इज, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर। फर्स्ट इज द स्क्वैमस, सिंगल लेयर्ड है तो उसे क्या कहेंगे? स्क्वैमस। फिर क्यूबॉइडल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबॉइडल। दैट इज कॉलमनर, कॉलम जैसे हैं तो कॉलमनर। और चौथा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। और भी अगर देखने को पड़ेगा तो ग्लैंडुलर भी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट कौन सा होगा? अगर ग्लैंड्स होगी तो क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर। तो अभी हम देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। चलिए, हाँ, epithelial tissue. It is the tissue which is protective in nature and cover any organ is called epithelial tissue. तो किसी चीज को कवर करें उसको epithelial tissue कहा जाएगा। Now, so this is a protective tissue. जैसे एपिडर्मिस उनमें होता है in animal, तो ये protective tissue है। So it covers organ, ये organ को cover करेगा। That means packs organ. Also it packs body. तो it is found in skin. ये जो skin है यही तो पैकिंग है। ऑर्गन की ही पैकिंग नहीं करता है, बॉडी की भी पैकिंग करता है। ऑल्सो इट पैक्स बॉडी। ये इसका काम है।
अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो भी चीज़ कभी किसी चीज़ की पैकिंग करती है, कभी आप दही लेने जाते हो तो उसकी मैट्रिक्स कैसी होगी? क्या उसमें सामान लीक हो सकता है? नहीं होगी। तो इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी? देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, इट इज़ हैविंग मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर या कुछ भी हो, एंड इम्परमिएबल इन नेचर, इसमें से कोई भी चीज़ इधर या उधर नहीं जा सकती है। सो इट इज़ इम्परमिएबल इन नेचर, सबसे पहली चीज़। इम्परमिएबल भी कह सकते हो या फिर अन्य इसको इम्परवियस भी कह सकते हो। कई कई बुक में आपके इम्परवियस एक ही मतलब, उससे कोई चीज़ परमिट ना हो। तो इट इज इम्परमिएबल इन नेचर, उससे किसी भी चीज़ का कोई ना हो सकता है। इट प्रोवाइड्स ए बैरियर बिटवीन ऑर्गन टू ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती। तो क्या करता है बताओ? बैरियर करता है। And keeps the organ and body in shape. इसका एक ये भी फंक्शन है। It provides barrier, ठीक है, around organs and keep organs and body in shape, इसको एक शेप में रखेगा, बैरियर बनाएगा। ये सारी चीजें हैं। It controls the medium of inside material, कंट्रोल करेगा। पहला इसका टाइप है स्क्वैमस। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, नाउ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किस तरीके का होगा? देखिए ये सिंगल लेयर्ड होगा। जो हम लोगों के इनर चीक लाइनिंग्स हैं, कभी कभी चाय पीने या गर्म दूध पीने की वजह से जल जाती है तो वो स्किन बाहर आ जाती है या निकल जाती है, ये सिंगल लेयर है। ये जो यहाँ होठों में अंदर अंदर पूरी लाइनिंग है ना, ये सब ये इसी की बनी हुई। जरा सा गर्म खाने निकल गई लेकिन फिर जल्दी से ही आ जाती है। तो ये कैसी लाइनिंग है? मल्टी लेयर्ड नहीं है। तो ये कैसा होगा? सिंगल लेयर। और सिंगल लेयर के अलावा ये कैसा है? क्या ये मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर है? और क्या है? क्या ये यूनिन्यूक्लिएटेड है? बाकी ऊपर की सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें है ही, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि ये अकरेंस कहाँ है, पाया कहाँ जाता है। सो इट इज मेड ऑफ थिन, इसकी हर सेल फ्लैट है। अगर मैं सिर्फ एक सेल की बात करूं तो वो भी तो फ्लैट ही है। इतना पोर्शन निकाल के अलग रखो तो क्या फ्लैट नहीं है? इतना पोर्शन निकाल तो वो कैसा है? सो इट इज मेड ऑफ थिन फ्लैट यूनिन्यूक्लिएटेड, थिन सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। इट इज सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर्ड और कहाँ कहाँ की लाइनिंग बनाता है? सो इट फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग। यहाँ पर है, माउथ में पाया जाएगा। ऑफ माउथ, माउथ की इनर लाइनिंग, ईसोफेगस, जिसमें से खाना अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं? ईसोफेगस में पाया जाएगा। नोज में पाया जाएगा। नोज में भी अगर कभी भी
बहुत ज़्यादा स्टीम ले लो तो छिल जाता है, किसी भी तरीके से कोई टूल से कुछ करो तो छिल जाएगी। बहुत डेलिकेट लाइनिंग होती है नोज की। तो इट इज फाउंड इनर लाइनिंग ऑफ नोज। नोज में पाया जाएगा, आहार नाल ईसोफेगस में पाया जाएगा। अब देखिए हाँ बोलो। अभी देखो और कहाँ कहाँ पाया जाएगा। These are the occurrence। ईसोफेगस हो गया और इसके अलावा नोज, लाइनिंग ऑफ नोज, नोज में पाया जाएगा। तो ये जो माउथ कैविटी है और ब्यूटल कैविटी है, ये ब्यूटल कैविटी है, इसी में आगे चलकर ये जो नोज है ये भी कहीं किसी से जुड़ जाती है। ये दोनों फिर एक साथ चलते हैं, फिर आगे चलने भी ईसोफेगस बन जाता है। तो यहाँ भी पाया जाता है। ब्यूटल कैविटी में तो पूरा यही है जिसको मैं इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स कह रहा हूँ। तो ब्यूटल कैविटी में भी है और ये नेसल कैविटी, दैट इज नेसल कैविटी, और ईसोफेगस में भी पाया जाएगा। ईसोफेगस में इसी में से एक चीज आगे चलकर यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन निकल जाएगी। वो कहाँ जाएगी? दैट इज टू लंग्स। ये कहाँ चला जाएगा? लेकिन ये चीज आगे जब जाएगी तो ये आगे चल के स्टमक बन जाएगी। स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है, तो ये आगे चल के फिर आगे जाएगी। तो मैं इसे ईसोफेगस कह रहा हूँ। यहाँ पर ये जो नीचे का पोर्शन है ये सारा ही डायाफ्राम से सेपरेटेड है। तो ये चीज़ क्या है? ये एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। और जहाँ लंग्स है उसको थोरासिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर का हिस्सा सांस लेने का है, नीचे खाना पचाने के लिए, और इसी वजह से गर्दन को थोरैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिस इज थोरैक्स, दिस इज थोरासिक कैविटी। बीच में एक डायाफ्राम है और डायाफ्राम के नीचे क्या चीज़ पाई जाएगी? दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक को क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। ये देखो, तो ये बीच की जो लाइनिंग दिख रही है, ये दिख रहा है, ये चीज क्या है? ये चीज, ये जो दिख रहा है ये डायाफ्राम है। इसके ऊपर है थोरासिक कैविटी और नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। सही है। तो यहाँ पर ये लंग्स है। लंग्स अगर हम अलग कर दें तो लंग्स के अलग करने पर हमें फिर क्या दिखने लगेगा? मान लीजिए लंग्स अलग कर दिए तो आपको हार्ट दिखने लगा। हार्ट है वो लंग्स के बीच में। ये अभी भी, अब ये डायाफ्राम क्लियरली दिख रहा है आशीष। और डायाफ्राम के नीचे क्या है? एक तो ये लीवर है, लीवर है, लीवर के बाद ये स्टमक है। मान लीजिए हमने हार्ट भी निकाल दिया तो अब है ना, हार्ट तो निकालना पड़ेगा। तो अब ये इसके बाद ये डायाफ्राम भी निकल गया। डायाफ्राम हटने के बाद ये डायाफ्राम हटा दिया, अभी आपके हाथ में दे देंगे, ये डायाफ्राम हटा दिया। तो अब आपको लीवर क्लियरली दिख रहा है। ये लीवर, इसी के तो 42 वर्क्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें प्राइम फंक्शन है कि डिटॉक्सिफाई करना, हमारी बॉडी को जहर निकालना। सो ये क्या करता है? ये यूरिया बनाता है और वही यूरिया किडनी के थ्रू, किडनी यहाँ पर लोकेटेड है 2 चम्मच के आकार, यहाँ पर स्पून के आकार। सही है। आपके भी हैं, उनके मत देखिए, इधर देखिए, सबके होती है जो जिंदा है। दैट इज, ये क्या है बोलो? ये लीवर है। ये क्या चीज़ है? लीवर गिर गया है। ये लीवर, वो उसमें जो दिख रहा है ब्राउन कलर का, वो यही है। सही है। इसलिए बता दें क्योंकि अभी सब में पता चलेगा लीवर में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो लीवर में कौन सा है? ये स्टमक है। ये जे शेप का क्या है? स्टमक। तो स्टमक ईसोफेगस से जुड़ा है।
अब ये जो पीछे से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये लंग्स का है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब इसी से एक क्या आएगी, विंड पाइप, और वो कहाँ चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी, सही है। तो ये लंग्स भी अब अलग हो चुके हैं, ठीक है। और ये लंग्स को जोड़ती है, तो ये पार्ट अलग हो गया। अब देखिए यहाँ तक हमने बात समझ ली, ठीक है। ये रहा स्टमक, ये इंटेस्टाइन है, दिस इज, तो इंटेस्टाइन अलग अलग कर दें तो क्या आपको पीछे किडनी दिखाई पड़ रही है, दो छोटी छोटी किडनी, तो उसी किडनी में क्या होगा, दैट इज यूरिन कलेक्ट होगा, और यूरिन पहले उसको डिटॉक्सिफाई करेगा लीवर, फिर किडनी उसको फिल्टर, किडनी फिल्टर करता है इसे, और फिल्टर करने के बाद ये बाहर यूरिनेट कर दिया जाएगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे का देखो, चलिए ना, इतनी बात हो गई तो हमने कहाँ लिखा बताइए, दैट इज ईसोफेगस, नोज। अब एक और चीज है जो पाई जाती है, यहाँ पाई गई, ब्यूकल कैविटी में पाई गई, यहाँ पाई गई। अब चौथी चीज देखो, ये जो है, ये जहाँ मिलते हैं इसको फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। और ये हमारी गर्दन, और इसी गर्दन में एक वॉइस बॉक्स है, तो वहाँ पे जो मिलते हैं, यहाँ मिले और फिर अलग अलग हो गए, जहाँ अलग अलग हो गए उसको लैरिंग्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स से अलग होगा, फेरिंग्स से, ये यहीं पे कहीं होगा। यहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग हो जाते हैं। कौन कौन सी दो चीजें अलग हो जाती हैं? फूड पाइप और विंड पाइप। ये विंड पाइप निकल गया। ये जो विंड पाइप है, इसी विंड पाइप के आगे चलकर दो बाइफर्केशन होते हैं। एक बाइफर्केशन इधर चला जाएगा और दूसरा बाइफर्केशन इधर चला जाएगा। इधर वाला है वो इधर के लंग्स बनाएगा, और इधर वाला क्या करेगा, वो इधर के लंग्स बनाएगा। ये इधर के लंग्स बनाएगा। इतनी बात समझ आ गई? लंग्स के अंदर ये जो विंड पाइप है, ये लंग्स के अंदर चला गया, इसके अंदर चल के इससे ये दो ब्रोंकाई कहे जाते हैं। ये विंड पाइप के जो दो टुकड़े हैं, दो ब्रांचेस हैं, या टू बाइफर्केशंस हैं, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। इसके आगे चलकर बहुत सारे रूट लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। कभी ऐसा तुमने होली का बैलून देखा है कि जिसमें बहुत सारे स्ट्रॉ होते हैं और आगे पानी भरो तो सब बैलून एक साथ फूल जाते हैं? तो ऐसे ही इसमें भी होते हैं, जिसको कि आप अपने बुक में देखो एल्वियोली कहा गया है। इन पहली को क्या कहा गया है? ये एल्वियोली है। ये समझ आ गई बात? तो क्या हुआ, दिस इज, इसका क्या नाम बताया गया, दैट इज, ये देखो ये लंग्स की ओर जा रहा है। लंग्स में ये विंड पाइप है, विंड पाइप, ये लंग्स है, ये एल्वियोली है। दिस इज स्टमक। स्टमक के अब इधर आ जाओ तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और वो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? दैट इज लीवर। तो ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको लीवर का है। अब आगे नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग टिश्यू है ये कहाँ पाई जाती है। ये लो, एक बार संभल करो फिर पीछे देखो। Poema certificate. I think it is certified this one.
वहाँ से जब मालिक बोलते हैं कि उसे थोड़ा टच करो। एनाटॉमी ऑफ लीवर, पास आके बोलो ना उससे। Anatomy of liver. यूट्यूब में आवाज निकाल लो जिससे फेमस हो जाऊं, हम सब जानते हैं। हाँ। Today we are going to study about liver. It has five surfaces: anterior, ये posterior. लीवर है, Let's study the liver anatomy in 1 minute. Liver आपका largest gland होता है वो human थोड़ा वो body dead का liver। और इसका weight ये हमारे देखो, ये देखिए, ये हमारी बॉडी का असली Yes, anatomy about the इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम पहचान लो। which has both endocrine and exocrine part. Usually, it is a brownish in color. देखो, अब इसका डाइसेक्शन करेगा। और कुरकुरे की मंगवा लेता हूँ। कोई काम का कॉफी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। अभी तो Is also covered with influence. Then it is extended as a प्लस होता है ना, तो ये भी तो सिंगल लेयर्ड है। तो ये कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड alveoli found at terminals of bronchioles। ये सब bronchioles हैं। ये बात है, जस्ट इसका अकरेंस लिखना है, इनका काम क्या है। ओके, नाउ आगे की बात देखो। सो अगली चीज, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के आगे अगर मान लो इफ इट इज पैक्ड इन लेयर्स तो क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तब ये क्या कहलाएगा? अगर सिंगल लेयर्ड है तो स्क्वैमस है, अब मल्टी लेयर्ड। कभी तुम अपने यहाँ पर देखिए कोहनी पर, तो इधर पर आपको क्या लगता है? दैट इज मल्टी लेयर्ड है। यहाँ पर अगर लगे तो कुशन जैसा इफेक्ट है। यहाँ कैसा होगा? मल्टी लेयर है। तो यहाँ पर कौन सी लेयर है बोलो? स्ट्रेटिफाइड। और कहीं छिल भी जाए सैंड पेपर से तो अंदर नई लेयर। तो ये सब कई लेयर है, सिंगल लेयर नहीं है। इतनी पतली नहीं है जो हमारी ये इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स है, ये कई मोटी है। इवन ऊपर डेड स्किन है, जैसे आपने कॉर्क में नहीं देखा था आउटर स्किन डेड होती है, तो वो नॉन, यही चीज इसमें भी सही है। तो नेक्स्ट इज व्हाट इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अगला देखिए, it is epithelial tissue। If epithelial tissue is multi-layered, it is called stratified। स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटा का मतलब लेयर। ये बात हो, आगे देखिए। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इसको ऐसा कहेंगे ना। Etymology of epithelial। अब आगे देखो, सो इट इज फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? देखिए, इट इज फाउंड ऑन स्किन। ये मल्टी लेयर्ड है, तो मल्टी लेयर्ड कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, इट इज फाउंड
इन स्किन। अच्छा, स्किन में एक इसमें सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस का क्या नाम है? केराटिन। और केराटिन की वजह से क्या होता है, ये मल्टीलेयर स्किन में टिश्यू पाई जाती है। ये स्किन का ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा और इस केराटिन की वजह से ये बाल उठते हैं, ये केराटिन है। ये सब क्या है? केराटिन। और ये भी बाल है, तो ये भी क्या है? केराटिन। सो दिस इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम आपके बुक में भी बना हुआ है। आगे देखो। सो नाउ लोअर लेयर इसकी कैसी होगी और अपर लेयर इसकी कैसी होगी, दोनों बुक में बनी हुई है। तो इसमें मल्टी लेयर स्किन आप बना लीजिए ऐसी, जैसे घर में न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाए तो उसी तरीके से इकट्ठा हो जाता है। ये देखो ऐसा, तो मल्टी लेयर। अब इसमें देखिए ऐसे बनाते चले। इसके नीचे की लेयर लाइव है, जबकि ऊपर की लेयर कैसी है? उसमें अगर कई दिनों तक आप तेल भी नहीं लगाए तो उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ पोषण नहीं चाहिए, बस प्रोटेक्टिव है। वो हमारी बॉडी की एपिडर्मिस भी है। जैसे प्लांट पे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, तो हमारी भी बॉडी में एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस, नाम वही है। उनमें हाइपोडर्मिस बोलते हैं और हमारे में क्या बोलेंगे? मीजोडर्मिस। इतना ही फर्क है, बाकी नाम वही है। और डर्मिस में कोई स्किन डिसीज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज डर्मिटाइटिस। विकोप्रजदंती, दैट इज एंटी। तो जो डर्मिटाइटिस को हटाने वाली एंटी फंगल क्रीम है, वो उसी के स्किन के ट्रीटमेंट के लिए होती है। These are strata। स्ट्रेटा का मतलब गड्डी। जो भी चीज मल्टी लेयर्ड हो उसे स्ट्रेटा कहते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके बुक में बना हुआ है, आप देख लें। ये देखिए, अब इसमें जो नीचे वाली हैं उनको आप न्यूक्लिएटेड दिखाएं और ऊपर वाली को उधर उधर सबने देख लिया तो इधर बढ़ा दें। लाओ ये सर, ये हो गई, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, हो गया। आपने देख लिया क्या? किसी ने इसके गुर्दे फोड़ दिए, किडनी तोड़ दी है, तो लगे आराम से लग जाए तो ठीक है, बस देख लें, बाद में ठीक कर लग जाए तो ठीक है। ये देखो, ऊपर में मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया और नीचे वाले में सब में न्यूक्लियस बनाया। ऐसा बुक में भी है। इस तरीके की मल्टी लेयर या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाएगी? दिस इज फाउंड इन स्किन। और इसमें टाइनी हेयर्स भी होंगे जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग कपड़े पहनते हैं तो उतने हेयर नहीं है, नहीं तो जानवरों में उनकी स्किन को और कुशनिंग करने के लिए हेयर फर्दर कुशन करते हैं। मालूम है, सर को हमारा कुशन कौन करता है? हेयर ही तो करते हैं। तो इसी में अगर केराटिन होगा
तो केराटिन की वजह से क्या उगाएगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो दिस इज केराटिन। ये एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड। ये ऊपर वाली स्किन डेड है, तो दैट इज डेड सेल, और ये लाइव सेल्स। So lower layers are having, the uppermost layer consists of dead cells. It's uppermost, ये अंदर तक जाएगा, बाद में इसके अंदर है, यहाँ तक जाएगा और फिर ये इस तरीके से जुड़ा होगा केराटिन। ये एंकरिंग है इस चीज़ से, ये बाल की एंकरिंग, ऐसे सभी में होगा। So uppermost layer is made of dead cell. Lower layers, जो लोअर की सभी लेयर्स हैं, आर मेड ऑफ, कभी छील जाता है तो आप देखते हो कैसे उसमें बिल्कुल मेड ऑफ लाइव सेल्स, ऐसा हो जाएगा। आगे की बात, इसमें क्या पाया जाता है, केराटिन। सो विच इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन and ultimately अपर लेयर, वैसे प्लांट में जो होती है वो सुबेरिन है। प्लांट की तुम्हें मालूम है, ये जो कॉर्क होती है वो किससे बनी होती है, सुबेरिन, और हम में किसकी होती है, केराटिन। ये दोनों ही एक तरीके के प्रोटीन है और अल्टीमेटली फ्लेक्स अवे, जैसे कभी दीवार से उसका पुताई उखड़ता है, फ्लेकिंग अवे, धीरे धीरे नहीं उखड़ उखड़ के निकल जाता है, उसी तरीके से ये स्किन निकलती जाती। कभी आपने किसी की या खुद की स्किन निकलती देखी, फिर न्यू स्किन आती हुई, ऐसा कई बार हो जाता है। जब आप कहीं तो ऐसे करो, मद्रास जाओ या कहीं जाओगे तो जब घर आओगे तो देखोगे अरे स्किन निकलने लग गई, क्योंकि उस स्किन पर जब कई तरह के एटमॉस्फेरिक असर पड़ते हैं तो ऐसे में वो डेड स्किन निकल के नई डेड स्किन आ जाती है, ऐसा होता है। अब कई हाथ की भी कई बार निकलने लगती है, ऐसा होता है कि नहीं। तो ये अपर लेयर contains, is made of, किसका बना है, केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, which produces hair, उससे क्या होगा, produces। अगला देखो, ये तो हो गया स्ट्रेटिफाइड, ये स्किन में पाया जाएगा। इसका काम क्या होता है अविश, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का, करेक्ट, इसका काम होता है टू गिव कुशनिंग टू बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, कुशनिंग इफेक्ट देता है। क्या, हाँ, हमें मैकेनिकल जर्क से थोड़ा बहुत तो बचाता ही है। No. So it provides cushioning to body. It provides cushioning to body from outer gel. जैसे कुशन होता है ना, वो हमको बचा लेता है, कोई जर्क होगा तो वैसे कुशनिंग करता है। अगला देखें, नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये किडनी में पाया जाता है। किडनी अभी आपने देखी ब्राउन कलर की, सो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सर, हाँ सर वन क्वेश्चन सर, ऊपर की जो सेल्स होती है स्ट्रेटिफाइड में, वो डेड होती है, तो ये जो हेयर है, केराटिन है, ये ग्रो कैसे करता है? केराटिन ऊपर की कई सेल्स हैं तो उसमें डेड होती, बस उसी वही केराटिन से ही ये पूरा बाल भी केराटिन ही है, वही बाहर निकाला जाता है। ग्रो करने का कोई प्रोसीजर होगा, लेकिन ये टोटल बाल को ही केराटिन कहते हैं। तो हमारी बॉडी से जैसे जैसे वेस्ट निकलता जाता है वो केराटिन के तौर पर बाहर निकलता जाता है।
जैसे जैसे हमारी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करेगी तो केराटिन भी बनेगा। उस केराटिन को कैसे निकालेगी? हेयर ग्रो करेगा और हेयर काट दिए जाएंगे। तो इस तरीके से काटे जाए ना काटे जाए वो तो ग्रो करते रहेंगे, तो बॉडी के तो बाहर चला गया। तो हेयर ग्रो करने का तरीका ही यही है कि वेस्ट निकाला जाए, वो हमारी बॉडी का वेस्ट है। समझ में आ गई ना बात? सो इट इज़ द वेस्ट विच एक, और ये मेथड है। जैसे इसी में और भी हमने आपको क्या बताया, इसी स्किन में और क्या है बताइए, 8th में पढ़ा है आपने सेबेशियस ग्लैंड। तो इससे स्वेट निकलेगा। स्वेट में क्या क्या होगा? सिर्फ यही नहीं है, आप उसमें देखो जो मैं स्किन का एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ था अभी, वो कहीं इधर उधर होगा, ठीक है, उसमें एक सेबेशियस ग्लैंड भी है। और क्या बताइए आप, ये देखो, ये उसी में बना होगा। इसमें क्या होगा? एक कुल्हड़ जैसा स्ट्रक्चर। इस कुल्हड़ में क्या होगा? देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड भी छोड़ जाएंगे। और इसको क्या कहेंगे बोलो? ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर। जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक ये पसीने में कुछ स्मेल नहीं होती, लेकिन जैसे ही 12 साल का कोई बच्चा होता है वो डीओ यूज़ करने लगेगा, क्योंकि अब इस पसीने में बदबू आने लगती है। तो ये भी प्यूबर्टी का एक साइन भी है कि कोई एडोलसेंस एज में जो स्वेट है ये स्मेल्स होता है, इट स्मेल्स फाउल। तो हमारी बॉडी से जितने भी तरीके के वेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत तेज मेटाबॉलिक चेंज होते हैं अलग तरीके के, तो एक तो केराटिन है, उससे वेस्ट निकला, और दूसरा कौन सी ग्लैंड है? सेबेशियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? अगर आपको सेबेशियस ठीक ना लगता हो तो स्वेट ग्लैंड भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसके नाम। 9-8 डाटा तो है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, तीसरा कौन सा है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल भी देखो, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? नाउ ये ऐसा होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये कहाँ पाया जाएगा? किडनी में। ऐसा होगा, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सही है। अच्छा, और क्या चीज होगा? ऐसा एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। दिस इज क्यूबॉइडल। फिर आगे क्या होगा? ये चीज यहाँ तक जाएगी, ये अगली लेयर है। जैसे पाव होता है ना, भाजी वाला पाव, उसी तरीके का होगा। फाइनली दिस इज टाइप ऑफ क्यूबॉइडल टिश्यू, आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा? सेंट्रली लोकेटेड, बेसल नहीं होगा, बेस पे नहीं। अगर बेस पे न्यूक्लियस पाया जाता तो मैं क्या कह देता? बेसल। तो ये बेसल नहीं है, ऐसा। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू नोट कर लो बेटा, ठीक है। नाउ देखिए इसके बारे में, इट हैज ट्यूब लाइक सरफेस। जो ट्यूब लाइक स्क्वायर है ऐसा है। सो its shape is tube-like. इसकी shape is tube-like. अगला, now it may have glands. इसी में रिद्धिक ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि इसी में किसी में, अभी उधर हमने सेबेशियस ग्लैंड बताई थी, पूरी टंग में इस तरीके का है, ऐसे। इस ग्लैंड में लिक्विड बना रहेगा, ये टंग का भी स्ट्रक्चर है। सिर्फ हम रोटी का टुकड़ा अपने कुत्ते के सामने, चीकू के सामने रखते हैं, उसकी लार टप 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 टपकती है, ऐसे दिखा। यही हम लोगों में भी, हम लोग थोड़ा सभ्य हैं तो टपकती नहीं, मुंह के अंदर भरी रहती। अगर रोटी सामने रख दी जाए तो आपकी आंखों की चमक, हम सभी की रोटी देखते क्या हो जाता है, सलाइवा निकलने लगती। सलाइवा क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है, उसका काम क्या है? रोटी को पचाना। जब रोटी मुंह में जाएगी तो उसको क्या करेगा? उसमें माइलेज एक एंजाइम है, पचा लेगा।
तो इसलिए हमारे टंग की सैलिवरी ग्लैंड, इसे क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। तो ये क्यूबॉइडल भी है, और क्यूबॉइडल में अगर ग्लैंड हो जाए तो ग्लैंडुलर भी है। क्यूब के साथ ग्लैंड भी है, किडनी में ग्लैंडुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यूबॉइडल विद ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर। किडनी में सिर्फ क्यूबॉइडल, सही है। देखो इस चीज को, तो ये क्यूबॉइडल है टिश्यू, और चूंकि इसमें ग्लैंड है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ग्लैंडुलर टिश्यू। इफ इट हैज ग्लैंड्स, it has glands, then it is also called glandular. Such cuboidal tissue is found in tongue. इसका बेस इससे अटैच्ड है, और क्यूबॉइडल टिश्यू के लोकेशन कहाँ है। नाउ सैलिवरी ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, किडनी हो सकती है। सो अकरेंस टंग एंड किडनी। किडनी में कोई ग्लैंड नहीं होगा, किडनी में सिर्फ क्यूबॉइडल टिश्यू होगी, जैसा इस समय अनुष्का के हाथ में है। चौथी चीज है कॉलमनर टिश्यू। सर हाँ, सर इसमें आएगा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्यूबॉइडल बुक में लिखा हुआ है सर। क्यूबॉइडल देखो, जो रिक्वायर्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये लिख सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करती है। जैसे टीथ का काम क्या है बोलो, चूइंग, तो उसी तरीके से जिगिशा हमारी टंग का काम क्या है, करेक्ट, टेस्टिंग एंड चर्निंग। चर्निंग का क्या मतलब है, मिक्सिंग। जो वो कट करेगा ना, च्यूइंग करेगा, कट करेगा, तो उसको मिक्सिंग कौन करेगा, सलाइवा के साथ, टंग। टंग का काम उस चीज़ को इंटर मिक्सिंग करना। जैसे डो को नहीं एक मशीन चलाती है, मिक्स करती है, मशीन देखी अपने आप डो बनाती रहती है, तो वो काम टंग करती है, सही है। और ये इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, अब इन्होंने अभी बताया है। सो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। कुछ पॉइंट रह जाएगा तो अभी हमें डिफरेंसेस देखेंगे, गिर जाए। अगला देखो, चौथा कौन सा है, रामदेवरा लिखे तो थे, हमको घोड़ा लेके जा रहे घोड़े पे बैठे। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है,
नेक्स्ट इज ciliated epithelial tissue. चौथा देखो, लेकिन बोल रहे हैं वहां पे लंगर चल रहा है, मुफ्त का खाना मिल रहा है, पूरी सब्जी ऐसे ही बन रही कहीं कहीं। हाँ, मतलब पैसे की जरूरत नहीं, खाओ आगे बढ़ो। सर आप गए थे? मैं एक बार जा चुका हूँ। ये 10 दिन के लिए गया है अपना मोची, 17 किलोमीटर डेली चलता है, फिर रुकता है पड़ा, और इसका बड़ा ग्रुप है 100 लोग। अच्छा सर वो नीचे वाला हाँ वो नीचे हाँ, वाला अपना कल आएगा। तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू देखो, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू देखो तुम्हारी बुक में बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, इसमें ये इस तरीके का होगा। कभी तुमने पैरामीशियम में सीलिया देखा है? उसी तरीके से इसमें सीलिया, हिंदी में उसको रोमाब कहते हैं। ये ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, हेयर लाइक, कितना पतला होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और फिर एक दो नहीं होंगे, इस तरीके से। और इसमें न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड नहीं होगा, बेसल न्यूक्लियस है। ये इसके कहाँ पर पाया जाएगा? बेस पर, और इसलिए इसे क्या कहेंगे? ये देखो ऐसा होगा, दिस इज सिलिएटेड। अब इस चीज को देखें, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखो, Structure of intestine. ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखो, मिलियंस एंड मिलियंस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक दो नहीं, माइक्रोविली इंटेस्टाइन। Microvilli in वो intestine. तुमको ये तो लग रहा है कि लाखों ये सब बैठे हैं खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो पेट में डाइजेस्ट हो गया, देख लो, एक तो नहीं है, इसी को सिलिएटेड स्ट्रक्चर। ये देखो इंटेस्टाइन, ये देखो अलग अलग जूस छोड़े जा रहे हैं, ये देखो अब कितने सारे, एक दो है क्या? बहुत सारे पैंक्रियास है, अमाइलेज, जाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, देयर आर ए नंबर ऑफ जूसेस जिसको डाइजेस्ट करते हैं। आपने देखा ना सिलिएटेड स्ट्रक्चर, तो ये देखिए, इट्स अपर एंड इज फ्री। ये अपर एंड इसका कैसे मूव करता रहता है, ऐसे, समझ में आ गई? और जबकि लोअर एंड कैसा होगा, दैट इज लोअर एंड ऐसा होगा। आप इसमें देख सकते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Structure of cell. ये देखो, cell parts. Meaning, plant cells also feature helps trap inhaled particles in the air ऐसे मूव करना, and expels them when you cough. इनका काम है मूव करना। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये पैरामीशियम में सीलिया है, और इसके नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? सिलिएटेड। सीलिया के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा? सीलिया का मतलब रोमार, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो इट इज अटैच्ड एट बेस, अपर एंड इज फ्री,
अपर एंड कैन फ्रीली मूव, सही है। अपर एंड कैन फ्रीली मूव। इसका न्यूक्लियस सोनाक्षी बेसल होगा कि सेंट्रल होगा? बताओ, अभी 3 बार बता चुके हैं, अभी भी क्यों ऐसा कर रही है? हाँ बोलो अनवी, 3 बार बताया तो वैसे इट्स सिर्फ उतारने पे ध्यान है क्या? न्यूक्लियस इज बेसल, ऊपर सेंट्रल लिखा भी चुके थे, तो इट इज हैविंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल बताया था हमने, दिखाया नहीं, लेकिन सेंट्रल न्यूक्लियस इसमें कैसा है? सेंट्रल। और इसमें कैसा है? बेसल न्यूक्लियस है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? नाउ इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में भी पाया जाएगा। ये देखिए, दैट इज, ये स्टमक है। स्टमक में और इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जूसेस पैंक्रियाज से डाले जाते हैं। इसका नाम अग्नाशय, इसका क्या नाम है? इसमें से ही इंसुलिन निकलता है जो शुगर को तोड़ता है और एनर्जी देता है। इंसुलिन किससे निकलता है? पैंक्रियाज से, सही है कि नहीं? तो और ये कह रहा है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जरा इनर लाइनिंग देखो, क्या तुमको ऐसा लगता है अभी कि इनमें भी यही सिलिएटेड है? चेक करो। वैसे इसमें मस्कुलर भी है, ये मस्कुलर है, ये सब क्या है अभी हम पढ़ेंगे। एक मस्कुलर टिश्यू भी तो है, एपिथेलियल कलर, ये मस्कुलर, लेकिन अंदर देखो ये सब सीलियर है। कैसा है? तो कैसा स्ट्रक्चर है अंदर का? इट इज इनर लाइनिंग कैसी होगी? पहले तो म्यूकस होगा। म्यूकस का मतलब जो नाम रहती है वही चीज इसके अंदर, म्यूकस। इसके अंदर भी कैसा स्ट्रक्चर दिखा दिए। इट इज फाउंड, ये तो मसल है, मस्कुलर टिश्यू, ये कैसा? सही है। अब देखो अंदर देखो, ये किसके बाद इनर लाइनिंग है, ये क्या चीज है? सही है। अब देखो, हाँ क्या ये देखो, दिस इज इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है? सीलिएटेड। चलो अब हम कहाँ कहाँ लिखें, कहाँ पाया जाता है? हाँ, ये तो लगा दिया आप लोगों ने। एक लंग्स इसका बस थोड़ा बाहर है, बाकी सब बढ़िया कर। गॉल ब्लैडर दिखाएंगे, वो तो लीवर में होगा। ये गॉल ब्लैडर है, ये पोर्शन है, इसका भी जूस इसमें मिल जाता है। गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, ठीक है। अब जरा देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, अक्रेंस देखो। इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। और कहाँ कहाँ लिखा है? ciliated, lining of stomach, small intestine और oviduct, lining of stomach, lining of stomach, small, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाया था ना, बहुत सारे मिलियंस थे जिसमें खाना एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ओविडक्ट। देखो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये हिस्सा ओवरी कहलाता है। इसे क्या कहेंगे? ये ओवरी, ये क्या चीज है? ओवरी में से एक ओवम या एक या हर महीना निकलेगा। अच्छा, ये क्या चीज है? ये फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? ओविडक्ट। इसका दूसरा नाम बताओ। ओविडक्ट। ओविडक्ट। इसके आगे ये क्या है? इसके आगे ये कैसा स्ट्रक्चर है? फिम्ब्रे।
हाँ, ये क्या करेगा, एग को खींचेगा पकड़ के अंदर ले लेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से एग निकलेगा ना, ये इसके हाथ है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, अंदर ले लेगा और अंदर इसके मिलियंस ऑफ सिलियरी मसल्स है। इसको वीडियो में इसके अंदर क्या है, ये इस एग को यहाँ से यहाँ बढ़ाएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ाएगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब ये देखिए, यहाँ एग हर महीने निकलेगा, ठीक है। किस कब निकलेगा, दैट इज 16th को। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज का। 16वें दिन यहाँ से निकलेगा, सही है। 16वें दिन निकलेगा, एक दिन जिंदा रहेगा। कितने दिन जिंदा रहेगा, एक दिन। अगर मान लीजिए 15th डे को मेटिंग की गई या 16th को की गई, स्पर्म 3 दिन जिंदा रहता है और ओवम कितने दिन जिंदा रहता है। तो ये जो स्पर्म यहाँ से चलेगा और एग यहाँ चलेगा, यही मीटिंग होगी। जाइगोट कहाँ बनता है बताओ, फर्टिलाइजेशन वो भी यहाँ पर होगा। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा बताओ, ओविडक्ट में होगा कि फैलोपियन ट्यूब में, दोनों एक ही है। सही है। इसका नाम बताओ, ओवरी, ओवरी में से क्या निकलता है, ओवम, सिलिएटेड टिश्यू कहाँ पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब। बिल्कुल सही, तुमने पूरी बात कही, ठीक है कि नहीं। अब हम देखेंगे दैट इज, अगला देखो, नाउ हाउ वी आर बॉर्न। अब देखिए इसमें सिलिएट पता चल गया जो मैं लिखाने जा रहा हूँ कि ओविडक्ट होता क्या और उसमें कौन सी मसल पाई जाती है, बोलो, दैट इज सिलिएटेड। अब आगे की बात देखें, नाउ नेक्स्ट टिश्यू देखो, नेक्स्ट कौन सी टिश्यू है, दैट इज मसल टिश्यू। दूसरी कौन सी है, मसल टिश्यू। इसके चारों हो गए, कनेक्टिव बात है देखें। पहले सिंपल सिंपल करो, फिर बाद में कनेक्टिव बहुत सारे टाइप। सर इसको कनेक्टिव टिश्यू किया मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव बाद में देखेगा। आप आसान चैप्टर निकाल लो, फिर बाद में हाथी की पूंछ रह जाएगी ना, हाथी को निकल जाना। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अगली चीज क्या है, मस्कुलर टिश्यू। सो सेकंड टाइप क्या है, मस्कुलर। देखिए हमने देख लिया एनिमल टिश्यू 4 तरीके की हैं, कौन कौन सी। एक तो पहले देख लिया एपिथेलियल टिश्यू, और उस एपिथेलियल टिश्यू को कितने देख लिए। अच्छा अब सेकंड क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के भी 3 टाइप हैं, वो कौन कौन से हैं बताओ। That is striated, smooth muscles। अभी मैंने आपको स्टमक में दिखाया था, तो उसमें मस्कुलर टिश्यू आपको दिखाई पड़ा होगा ना, striated, smooth और cardiac। ओके, नाउ मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, मस्कुलर टिश्यू इज कंट्रैक्टाइल टिश्यू। ये आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर आपका हाथ दिग्विजय किसी गर्म चीज पर पड़ गया तो आप हाथ उठा लेते हो, ऐसा करते हो कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की जो मसल है ना, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये क्या होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये इसकी फुल लेंथ है, लेकिन इसमें एक योग्यता होती है कि अपने आप को सिकोड़ लेती है। तुम हाथ ऐसे करो, अपने आप सिकुड़ जाएगी, पकड़ के खींच लो, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल। यहाँ की होती है कि नहीं, पकड़ो यहाँ सिकोड़ लो, तो इसलिए इसका क्या नाम बताया गया, ये कैसी टिश्यू है। अगर ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है, नी में यहाँ पर ये अंदर ऐसे सिकोड़ लो तो पीछे होगी। इसको सिकोड़ो मसल तो क्या होगी, पीछे हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऐसे ही तुम पकड़ो, ऐसे
अंदर नहीं जा रही, तो ये कौन सी टिश्यू है, नहीं जा रही, वो अपने आप आएगी। यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज होगा, अपने आप सिकुड़ जाती है। जब तुम हाथ हटाते हो, आपके हाथ से नहीं करना है, एक एंजाइम जाएगा, न्यूरॉन ये काम करेगा जब ब्रेन इसको एक तरीके का कमांड देगा। खुद नहीं करना है, लेकिन ये हो जाए, आपको खुद नहीं करना, सही है, ये चीज़ होती है। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, बोलो, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, चूंकि ये सिकुड़ सकती है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, सिकुड़ना, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ये खुद किसकी बनी होती है, इट इज मेड ऑफ मसल फाइबर। और जो भी चीज फाइबर की होती है वो कैसी होती है, मजबूत होती है, तो ये रेशेनुमा होती है, लंबी लंबी होती हैं, इलांगेटेड में होती है, ये चीज होती है। अब आगे देखो, इट इज फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड पंपिंग ऑफ हार्ट। ये किसके काम के लिए होती हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर में जो अनुष्का विसरल ऑर्गन्स हैं उनको भी ये चलाती है। विसरल ऑर्गन्स का क्या मतलब है, ये जो ईसोफेगस की लाइनिंग है ना, आहार नाल, फूड पाइप, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होती रहती है। कैसी होती रहती है? किसी को पैर केवल उल्टा लटका दो और मुंह में खाना खिलाओ तो भी खाना पेट में जाएगा। ये सब ईसोफेगस में इसी के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। ये पैर उल्टा पकड़ लो बच्चे को, छोटा बच्चा तो होगा ना घर में, तो है नहीं है, तो उल्टा उसको मुंह में फिर ब्रेड ये कुछ खिलाओ, वो पेट ही में जाएगा। पैर टांग पकड़ लो दोनों, तो ये किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप। जैसे कभी तुमने बेड पे रबड़ चढ़ाई है तो थोड़ा ऊपर उठाते फिर चढ़ाते हो, बेड के मुट्ठे पे रबड़ चढ़ाना होता है ना, फिर ढीला करा फिर चढ़ा, इसी तरीके का मूवमेंट किसमें होता है बताओ? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज इन फूड पाइप। और वो किसकी वजह से है? विसरल ऑर्गन, तृप्ति किसे कहते हैं? इनसाइड ऑर्गन, जिस पर तुम्हारा बस नहीं चलता, जिस पर क्या हो सकता है, विच इज नॉट अवर कंट्रोल। आपके बॉडी के अंदर देयर आर सम इनवॉलंटरी एक्शंस आर गोइंग ऑन। क्या तुम अपने हार्ट का धड़कना रोक सकती हो? नहीं रोक सकती। क्या इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोका जा सकता है? तो हमारे बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है, क्या अंदर खून का चलना फिरना रोक सकती हो क्या? तो वॉट एवर एक्शंस आर गेटिंग परफॉर्म्ड इन अवर बॉडी इन विच योर कंट्रोल इज नॉट देयर, एंड दैट ऑर्गन्स आर नोन एज visceral organs, and such actions are known as involuntary actions। ऐसे सभी एक्शंस को क्या कहते हैं? और ये देखो, ये हाथों का उठाना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं। कैसे हैं? कुछ काम तुम खुद अपनी इच्छा से कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया। तो रात को तुम 1 घंटे हृदय ही ना धड़काओ तो गए काम से। तुमसे बोला तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकते, वो काम हम ले। तो वो जो काम अपने आप होते हैं उनको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, और वो जिन ऑर्गन्स में होते हैं स्वास्थ्य का, उसका क्या नाम है? बहुत अच्छे, जैसा कि स्वास्तिका ने बताया, दोज ऑर्गन्स आर कॉल्ड विसरल ऑर्गन्स। से पढ़ी लिखी तभी तो बता पाएंगे। अब आगे देखो, हर चीज देखो ठीक बहुत करते हैं। अब आगे देखो, सो इट इज मेड ऑफ मसल फाइबर। किसका बना है? मसल फाइबर। इनका काम क्या है? इट इज फॉर द मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स। लिम्ब्स किनको कहते हैं? जो आपके ट्रंक में, ये ट्रंक है, बक्सा, ट्रंक किसको कहते हैं? उसमें जो बाहर निकल है, अभी देखा नहीं था बच्चे में उग रहे थे, हाँ, उसको कहते हैं अपेंडेजेस या लिम्ब्स। इनको कहेंगे फोर लिम्ब्स, इनको कहेंगे हाइंड लिम्ब्स। इनको क्या कहेंगे? और ये कौन सा है? फोर लिम्ब्स। तो इनके मूवमेंट के लिए इनका काम क्या है बताओ? इट इज फॉर मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स, अंगों के संचालन के लिए। So this tissue is for movement of limbs and movement of inner organs, movement of inner organs का दूसरा नाम क्या है? विसरल ऑर्गन। क्या नाम है? जो क्या करते हैं? विच डस इनवॉलंटरी एक्शंस, जो काम आपकी मर्जी से नहीं चलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। और तीसरा काम, इनका काम क्या है? पंपिंग ऑफ हार्ट। तीसरा काम क्या है? एंड
पंपिंग ऑफ, ये सारा काम। सबसे पहला देखो, दैट इज स्ट्रिएटेड मसल। इसके पहला टाइप क्या है? स्ट्रिएटेड मसल का दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल मसल। बिल्कुल सही, स्केलेटन मसल और स्ट्रिप्ड मसल, इसके दो नाम, बहुत सारे नाम। स्ट्रिप्ड, ठीक है, धारीदार, स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। और तीसरा नाम क्या है? स्केलेटल। ये हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है ठीक उसके ऊपर है, और इस वजह से इसे क्या कहा गया? ये देखो, बॉडी में ये अंदर अंदर बोन है, और बोन के ऊपर ये सब मसल चढ़ी हुई है। जो लोग अगर कभी मुर्गे की टांग खाते होंगे उन्हें अच्छी तरह से पता हो कैसे खींच खींच के खानी पड़ती है ना। तो दैट इज, अगर मान लो ये सब है बोन के ऊपर चिपकी रहती है कि नहीं, किस तरीके से वो किससे चिपकी रहती, कोई ना कोई ग्लू या टेंडन होता होगा, वो ग्लू जिससे चिपकी रहती, तो खींच के खाना पड़ता है कि नहीं खाना पड़ता है। तो दैट इज, ये बोन के ऊपर जो मसल हमारे ढांचे को बनाए। स्केलेटन का क्या मतलब होता है? ढांचा। अल्टीमेटली मसल की वजह से ही तो हमारे पास ब्यूटी है। अगर बोन पे ही स्किन चढ़ा दी जाती तो क्या कोई ब्यूटी होती चेहरे पे? तो ये मसल हमको ब्यूटीफुल बनाता। इसीलिए तो मसल को लोग कहते हैं कि मैं तुमको मसल के रख दूंगा, तो इसीलिए इसका नाम मसल फाइबर नहीं। अब जरा देखो, तो स्ट्रिएटेड मसल्स के 4 फीचर बताओ अनुष्का, सब फीचर्स बताइए। पहली चीज, ये स्ट्रिप्ड होती है। बुक में देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल का क्या मतलब होता है? मतलब होता है क्या? देखो, इस तरीके से होती है। ये देखो, सिलिंड्रिकल है। रिद्धि ये यूनिन्यूक्लिएटेड है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है? बोलो, बताओ। मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये ऐसा जेब्रा लाइन टाइप बनी है इसमें, ये देखो, चूंकि इसमें स्ट्रिप्स बनी है इसलिए इसका क्या नाम है? देखो ऐसा बुक में बना हुआ है। और बहुत सारी सेल एक दूसरे में मर्ज हो गई हैं, और मर्ज होने की वजह से इस पे सेल कैसी होंगी? बेसल होंगी, सेंट्रल होंगी, या पेरिफेरल होंगी? कहाँ पर होंगी? बोलो। पेरिफेरी पर होंगी, बाहर, पेरिफेरल। कैसी हैं? न्यूक्लियस कैसा है? बोलो। पेरिफेरल। मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिलेंड्रिकल, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। ये सब क्या है? अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स है, जेब्रा लाइन की तरीके से। तो दीज आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। देखो इस चीज को, इट इज, हाँ बोलिए। स्ट्रिएशंस भी दिए हुए हैं। स्ट्रिएशंस क्या होता है? यही स्ट्रिपिंग। इट इज सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल है, हैविंग अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या है? डार्क एंड लाइट बैंड। और क्या होगा बोलो? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और कैसी है बोलो? फाइब्रस। और अगली चीज क्या है बोलो? फाइब्रस, रेशेदार। फाइब्रस एंड बोलो अनब्रांच। बहुत अच्छा, ये एक ही सिंगल है, तो इसलिए कैसी हैं? अनब्रांच्ड एंड हैविंग जिगिशा पेरिफेरल न्यूक्लियाई। जो इसके नाभिक है वो इसकी परिधि में है, पेरिफेरल, अंदर नहीं है। कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पर। कहाँ पर है बोलो इसके न्यूक्लियाई? सो इट इज हैविंग ऑल न्यूक्लियाई लोकेटेड एट इट्स सरकमफ्रेंस। बाहर से दिख जाए, अभी वीडियो में देखेंगे तब समझ। एंड हैविंग पेरिफेरल
न्यूक्लियाई। अच्छा, इसका अकरेंस कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सो देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स एंड डज वॉलंटरी एक्शंस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स के लिए एंड डज वॉलंटरी, हम खुद अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। एक्शन ऑफ लिम्स, लिम्स का मतलब है हमारे आउटर ऑर्गन्स को लिम्स कहते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे किसी किसी के यहाँ पर क्या हो जाता है, बाइसेप, ऐसे बनाते हैं कि नहीं, बाइसेप, बाइसेप, ट्राइसेप और सिक्स पैक्स। सिक्स पैक्स कुछ लोग नहीं दिखाते, पेट पे बहुत मस्कुलर मैन होगा। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, मसल ही तो बढ़ा रहे हैं, वो प्रोटीन खाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट लेते हैं, जो ये लोग बढ़ाते हैं बॉडी को। तो इसलिए ये कहाँ पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो मसल्स हैं जिसकी बॉडी में, वो किसकी बनी हुई होंगी बताओ, इट इज मेड ऑफ स्टेटर मसल। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, बॉडी पार्ट्स में जो भी है। सो इट इज फाउंड इन बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फेस, फेस पे भी पाया जाएगा, नेक, ये सब, टंग में भी पाया जाएगा। टंग एक मस्कुलर है, खाने को कितनी मेहनत से चर्निंग करती है। और इसके अलावा क्या तुमने कभी बॉडी में डायाफ्राम देखा है अविश? हाँ, अविश ने कहा है कि हमने अभी अभी लगाया है, उसे याद रहा, इतनी बड़ी बात है। उसको मालूम है कि ये देखो कि थोराइक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो अलग करता है उसे डायाफ्राम। माइंड का तेज है लड़का, सही है, नहीं तो लोग मस्कुलर होते हैं, दिमाग नहीं रहता, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें। ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, डायाफ्राम, देखा है कि नहीं, बीच में पतली सी लाइनिंग, वही ऊपर नीचे होती है तो सांस आती जाती रहती है। ऊपर गई सांस फेंक दी गई, नीचे आई सांस ले ली, डायफ्राम का ही मूवमेंट सांस कर। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, टंग, सही है, यहाँ सब जगह पाया जाए। इट इज फाउंड इन बाइसेप्स, इस चीज को, it is found in biceps, triceps and tongue। टंग में पाई जाएगी, हैंड, लेग, इन सब में पाई जाएगी। फेस, नेक, ये सब मस्कुलर है। अगला देखिए, स्मूथ मसल, ये कहाँ पाई जाएगी, स्मूथ मसल कैसी होंगी, चेक करो, स्पिंडल शेप्ड होंगी। तो अभिनव, क्या ये ब्रांच होंगी कि नहीं होंगी? ब्रांच का सवाल ही नहीं है, इसमें कोई ब्रांच निकली थी क्या, अनब्रांच, इसमें भी ब्रांच है, तो सब इंडिपेंडेंटली है, कॉलोनी में है। ये बुक में बनी हुई है। नाउ, स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्रिएटेड, मतलब अनस्ट्रिप्ड होती है। These are, इसका क्वेश्चन इन तीनों के डिफरेंस पूछे गए हैं। हाँ, स्ट्रिएटेड मसल्स की जो एजेस होती हैं वो ब्लंट होती है ना, जो स्ट्रिएटेड है, आप इसमें देखो ना, इसमें कुछ ऐसा होगा, बहुत सारे मसल्स सिलेंड्रिकल है ऐसे, ये देखो। नहीं सर, उनके मतलब जो एंड्स होते हैं वो मतलब ब्लंट, स्ट्रिएटेड मसल्स, ब्लंट भी आप एक साथ देखो ना, तब पता चलेगा। ये ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बहुत सारी ये बॉडी में एक साथ रेशे रेशे टाइप हैं, समझ में आ गया, ऐसा टाइप।
ठीक है, ये देखो इनकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में तो मस्कुलर होती है, बाइसेप ट्राइसेप पाया जाएगा। फिर इन तीनों को भी देखो, इसमें तुमको कौन सी लग रही बोलो? स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड देखो, और ये कौन सी लग रही है? ये स्मूथ है जो मैंने बनाई। ये कैसी है? ये कैसी है? ये क्या ब्रांच्ड है? ये हार्ट में पाई जाएगी, ठीक है। कार्डियक मसल तो इन्हीं तीनों को देखना है, तो तुम्हें पता चल गया ये वाली है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक के अंदर भी देखोगे तो ये पूरी बॉडी की पैकिंग है। और ये मसल्स की पैकिंग क्या होती है? ये बीच में फैट है, किससे पैक होते हैं? बीच में फैट होगा और बाद में मसल, पूरी बॉडी में यही। सही है। अगला देखो, दैट इज इट इज अनस्ट्रिएटेड। और कैसा होगा? इनवॉलंटरी मसल्स। इट इज स्पिंडल शेप। नाउ स्पिंडल का मतलब है बोथ एंड कैसे हैं? टैपर्ड। किसकी तरह टैपर्ड? तकली की तरह, इसीलिए स्पिंडल नाम पड़ा। स्पिंडल का मतलब तकली होता है जिससे धागे बनाए जाते हैं। चलो, इट इज स्पिंडल शेप्ड बोथ एंड टैपर्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। कहाँ पाया जाएगा? इट इज फाउंड इन विसरल ऑर्गन। बॉडी के जो अंदर होते हैं वो दिखते नहीं है। विसरल ऑर्गन विच वर्क इनवॉलंटरी, उनमें ऑटोनॉमस सिस्टम है, अपने आप ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमस। विच वर्क इनवॉलंटरी, अपने आप ही काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं। विसरल ऑर्गन एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है? आइरिस ऑफ द आई। आइरिस है। आइरिस में अपने आप ही इसके बीच का जो काला हिस्सा है ओपन होता है। ये देखो, ये जो हमारी आइज है, आइज के बीच में यहाँ पर एक ओपनिंग है, उसी से लाइट अंदर जाती है। उसे कंट्रोल कौन करता है? ये शटर। शटर कितना खुलना है, कितना बंद होना है, अंधेरे में कितना खुलना है, ये खोलना या बंद करना, इसी का। ज़्यादा लाइट चली जाए तो पीछे का रेटिना जल जाए, तो इसलिए ये आइरिस, किसी का ये आइरिस का कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, इंडियन का, जर्मन का ब्लू होता है। ये जो चारों तरफ की पुतली है, बाकी ये चीज़ तो हम लोगों की आँखें हैं। ये तो ये आँखें हो गई, ये पलक हो गई, ये समझ में आ गया? ये देखो, और ये जो बीच में है वो क्या है? दैट इज आइरिस। सही। चल, तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? इनवॉलंटरी पार्ट, जैसे आइरिस में पाया जाएगा। अकरेंस देखिए, ब्रोंकी ऑफ लंग्स। आइरिस, इसका नाम क्या है? आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल की ओपनिंग को रेगुलेट करना। ये प्यूपिल जो बीच की खिड़की है उसे खोलना या बंद करना। प्यूपिल एक तरीके की विंडो है, खिड़की, जो ब्लैक दिखती है कुछ नहीं। प्यूपिल में वो टॉर्च डाल के पूरा डॉक्टर अंदर देख लेता है। ओपनिंग है, देखा किसी में? जो आई डॉक्टर टॉर्च डाल के, अरे रेटिना ऐसा तुम्हारा पूरा देखेगा। प्यूपिल बीच की ओपनिंग है जो काला दिख रहा है। जैसे खुले कमरे में अंदर लाइट ना हो तो पूरा काला दिखता है ना कमरा खिड़की से, वैसे ही है प्यूपिल। तो प्यूपिल हो गया, कहाँ पाया जाएगा? आइरिस। और बोलो अभी ना हो। ब्रोंकी ऑफ लंग्स। कहाँ? ब्रोंकी ऑफ लंग्स। ठीक है, ब्रोंकी ऑफ लंग्स। ब्रोंकाई का क्या मतलब है? और जहाँ जहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा वहाँ भी पाया जाएगा। ब्रोंकाई आप जानते हैं, जो लंग्स की ओर जाने वाले ये जो दो ब्रांचेस हैं उनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और ये क्या है? दैट इज लंग्स, इनका नाम है ब्रोंकाई। क्या? ब्रोंकाई ये विंड पाइप है। और ये क्या है? दिस इज लंग्स। ब्रोंकाई का मैं मूल शब्द देख लेता हूँ, ठीक है, फिर पता चलेगी। ये दो बाइफर्केशन इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। अभी देख के बताता हूँ। एटिमोलॉजी ऑफ ब्रोंकाई, कि कहाँ से ये आया है।
इट इज मीनिंग विंड पाइप से ही आया, इसका कोई मतलब नहीं। विंड पाइप के बाइफरकेशन है, तो उसीलिए इसको क्या कहा है, एक को ब्रोंकस कहते हैं और उसका प्लूरल क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकस ब्रोंकाई, और इसको विंड पाइप तो कहते ही है, ठीक है। विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं। आप ट्रैकिया के नाम से जानते हो कि विंड पाइप के नाम से? ट्रैकिया के नाम जानते हो, ट्रैकिया के नाम से। ट्रैकिया फिर ब्रोंकाई में हो जाता है, ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोल्स में और टूटेगा, और फिर एल्वियोली, एल्वियोली देख लिया था एपिथेलियल में कि नहीं, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। तो ब्रोंक और किस में पाया जाएगा बोलो, ईसोफेगस, और किसमें, यूरेटर में पाया जाएगा। जहां पर ये यूरेटर है, किडनी में, किडनी से यूरिन इकट्ठा होकर कहाँ जाता है बताओ, इट गोज टू ये यूरेटर। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेटर है, इसमें भी पाया जाएगा। ये यूरिन को किधर फेंकता है बोलो, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। इसको यूरेटर कहते हैं, जो पीला पीला पाइप, इसका क्या नाम है, यूरेटर। यूरेटर में पाया जाएगा, ये यूरिन को कलेक्ट करता है उसमें, सही। तो अब लिखो ईसोफेगस, यूरेटर, और भी कहीं है, इन सब जगह इसका अक्रेंस होगा। इतना ही रखेंगे आज। कितने का करना है?